दूध पीने समय बच्चा थक जाता है, जैसे हम लोग मेडिकल टर्म में पढ़े भी हैं, सक रेस्ट सक साइकिल। इसका मतलब बच्चा दूध खींचता है, थक के रुक जाता है, फिर से दूध पीता है। तो ये लगातार, जैसे एक नॉर्मल बच्चा लगातार 15 से 20 मिनट दूध पी सकता है। जिन बच्चों में हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो बच्चे दूध पीते पीते थक जाते हैं। 15 दिन का बच्चा था जो मैं बताया कि बच्चा रो रहा था और रोते समय नीला पड़ रहा था। तो पेरेंट्स को लगा कि ये ठंड के वजह से हो रहा है या बच्चे को ठंड लग रहा है इसलिए नीला पड़ रहा है, जो कि एक नॉर्मल धारणा होती है कि बच्चा ठंडा है तो नीला पड़ेगा। हेलो, वेलकम टू फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर अजय। मैं डॉक्टर श्रुति और आज हमारे साथ हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि हमारे शहर के इकलौते पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सो वेलकम सिद्धार्थ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सिद्धार्थ यार, ये बच्चों में हार्ट डिजीज कितना कॉमन होता है? तो अगर इंसिडेंस की बात करें, अभी जैसे इंडिया में रिसर्च पेपर्स निकाला गया है, कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, इन्होंने साइंटिफिक पेपर अभी रिलीज़ किया है। तो उसमें दिखाया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 1% इंसिडेंस है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का, जो कि मतलब कि 100 बच्चों में एक बच्चों को हो रहा है। अगर जैसे भी हमारे पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, उससे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो समझिए 1 साल में 2 से 4 लाख बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पाया जा रहा है। तो 2 से 4 लाख बच्चों को हार्ट डिजीज हो रहा है, तो ये एक बर्डन तो है जो बढ़ रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे को, मतलब जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को हार्ट डिजीज है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में सिम्टम्स कहते हैं। तो नवजात बच्चों में जो सिम्टम्स रहते हैं, दूध पीने समय बच्चा थक जाता है, जैसे हम लोग मेडिकल टर्म में पढ़े भी हैं, सक रेस्ट सक साइकिल। इसका मतलब बच्चा दूध खींचता है, थक के रुक जाता है, फिर से दूध पीता है। तो ये लगातार, जैसे एक नॉर्मल बच्चा लगातार 15 से 20 मिनट दूध पी सकता है। जिन बच्चों में हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो बच्चे दूध पीते पीते थक जाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वो दूध पीते हैं। तो ये एक लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है कि बच्चा दूध पीते पीते बहुत ज़्यादा पसीना आना फोरहेड पे। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर दूध पीते पीते समय मेरे बच्चे को बहुत पसीना आ रहा है। ये एक लक्षण होता है। तीसरा, बच्चा सोया हुआ है आराम से लेकिन सांस तेज चल रहा है। ये भी एक लक्षण है कि बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब तीन चार चीज़ें हैं। और बार बार निमोनिया हो जाना, वजन न बढ़ना, ये सारी लक्षण हैं जिसमें माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि अगर ये ऐसे कुछ लक्षण हैं तो बच्चे को हार्ट डिजीज़ होने की संभावना है। और एक बहुत बड़ा सिम्टम, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा। रोते रोते बच्चे के होठ के सामने या हाथ नीले पड़ रहे हैं, जिसको हम लोग साइनोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चे का हृदय रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बढ़ सकती। तो ये जन्मजात भी हो सकता है हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हो सकता है? जी, कंजेनाइटल एक टर्म ही है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जो कि बच्चे को जन्म के समय से ही होता है। हमें ये परसेप्शन है कि हार्ट डिजीज़ मतलब कि एडल्ट का बाद में प्रॉब्लम बड़ों होता को है, होगा। लेकिन ये जो है बच्चों का, जैसे मैंने बताया, इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जन्म के समय से ही होता है। तो ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जन्म के समय मेरे बच्चे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए हम क्या सावधानी कर सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी होता है जो एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। जैसे मैम आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं एंटीनेटल चेकअप कितना इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी वुमेन के लिए प्रेगनेंसी एक एज अ जर्नी, एक अच्छा जर्नी होना चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है उनको हमेशा याद रहे कि एक अच्छा समय था। तो उसके लिए मदर को कुछ चीज़ें पे ध्यान देनी चाहिए। एक स्वस्थ आहार लेना, हेल्दी डाइट। दूसरा है कि रेगुलर डॉक्टर से एंटीनेटल चेकअप कराना। ब्लड टेस्ट लेके डायबिटीज़ के लिए चेक करा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में देखा गया है कि जिन माँओं को होते हैं उन बच्चों में हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इन्फेक्शंस कुछ हो सकते हैं जो कि टॉर्च इन्फेक्शन करके हम लोग कहते हैं, अगर वो भी कुछ ऐसा तो उन बच्चों में भी हार्ट प्रॉब्लम हुआ जा सकता है। तो ओवरऑल हम लोग को ये सब चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों में, जैसे हम लोग एडल्ट में बात करते हैं कि लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ है तो उसमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या बच्चों में भी ऐसा कुछ होता है क्या? बच्चों में भी सर होता है कि अगर बच्चे जो अर्ली एडोलेसेंस में हैं, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ओबेसिटी, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं कि आगे जाके हार्ट डिजीज़ में बच्चों को, जो आप सुनते होंगे कि आजकल
थर्ड ईयर स्टूडेंट, अभी जो रिसेंट हुआ है कि थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को एमआई आया, हाँ। तो वो एक लाइफ स्टाइल एक थ्रू आउट स्टार्टिंग से होता है जो कि आगे जाके परिणाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक जो बोलते हैं वो होने की संभावना होती है। तो ये बचपन से ही हम लोग को एक स्वस्थ बच्चों को व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, एक अच्छा खान पान का आदत, सबसे ज़रूरी आजकल बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें बंद करा के बच्चों को पार्क में खेलने के लिए, साइकिलिंग करना, ये सब चीज़ें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज करना बढ़ाना है चाहिए। बच्चों को। सिद्धार्थ, ये तो सच में बहुत डराने वाली बात है। जब बड़ों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग घबराते हैं, पर ये चीज़ हमारे बच्चों को हो सकती है, ये कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे क्या क्लूज़ होंगे हमारे बड़े बच्चों में जिसको मदर फादर या पीडियाट्रिशियन पहचाने और उनकी जांच कराएं? जी मैम, जैसे मैंने बताया कि नवजात बच्चों में तो सिम्टम्स ये रहे, जब हाँ। बड़े बच्चे होते हैं तो वो जल्दी थकान हो जाना, हम्म, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तब थक जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं थक जा रहे हैं, जो कि उनके नॉर्मल जो उनके एज के एट पार बच्चे बच्चे हैं हैं, वो नहीं थक रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जल्दी थक जा थक रहा रहे है। हैं। दिन भर उसको चिड़चिड़ापन रहना, छाती में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सारे संकेत करते हैं कि बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। एक एक्वायर्ड डिजीज़ है जैसे कि हम लोग रूमेटिक हार्ट हार्ट डिजीज़ डिजीज। जानते हैं, उनमें जोड़ों में दर्द होना, काफ़ी दिन से बुखार रहना, ये सब चीज़ें हैं, तो बच्चे को हार्ट का इवैल्यूएशन कराना चाहिए। बड़ों का तो हम लोग ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। बच्चे में हार्ट डिजीज पता करने के लिए कौन सा टेस्ट इफेक्टिव होता है? तो मैम प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग फीटल ईको करते हैं, जो कि 20 वीक्स पे एनोमली स्कैन होता है। उसमें अगर कुछ हार्ट का कुछ प्रॉब्लम अगर डिटेक्ट होता है तो फीटल ईको उसके बाद इको किया करते जाता हैं। है। तो अभी साइंस, मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि फीटल ईको तक किया जा सकता है, तो आपको प्रेगनेंसी के समय ही पता चल सकता है कि हार्ट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम? एक सिंपल हार्ट डिफेक्ट है, होल है या कॉम्प्लेक्स है। है। तो हम लोग एक पूरी तरह से प्लान कर सकते हैं कि डिलीवरी कहाँ होना चाहिए, एक टर्शियरी सेंटर जहाँ पे कार्डियक भी जो सुविधाएं हैं, केयर हैं, वहाँ पे अवेलेबल हो। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट। फीटल इको हो गया, और बाद में हम लोग इको कार्डियोग्राफी, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद इको कार्डियोग्राफी अब नवजात बच्चे का भी कर सकते हैं, बड़े बच्चों का भी कर सकते हैं। अब पहले के ज़माने में जैसे कि एंजियोग्राफी करना पड़ता था, हाँ। क्योंकि इको उतने एडवांस मशीन नहीं आए थे, नहीं। तो पहले एंजियोग्राफी करना होता था, लेकिन अब इको मशीन इतना एडवांस हो चुका है कि हम लोग पूरी तरह से पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं हाँ। हार्ट का, कि क्या डिफेक्ट है, उसको क्या उपचार किया जा सकता तो है। ये इको कौन करता है, कौन डॉक्टर करता इको जो है पीडियाट्रिक बच्चों का बात करें तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, एडल्ट में तो एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट करते करते हैं। हैं। तो ये एक सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है, तभी शायद इतने ज़्यादा हार्ट डिजीजेस डिटेक्ट भी हो पा जी, रहे हैं जी। बच्चों को। पहले जैसे बहुत बच्चे पता भी नहीं चलता था कि क्या हुआ, जैसे कुछ पेरेंट्स अपना हिस्ट्री देते हैं कि हाँ पहला बच्चा था, 6 महीने में कुछ हुआ, नीला पड़ा, बच्चा नहीं बचा, तो उनको पता भी नहीं होता है कि बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम और दूसरे बच्चे में भी होने की संभावना बढ़ सकती बढ़ है। सकती तो है। उन लोगों का जांच, अब जैसे मेडिकल एडवांस हुआ है, तो अभी जैसे मैं ही अभी लास्ट 1 ईयर से बहुत बच्चों का इको किया, और उनमें से बहुत बच्चों को सर्जरी जिनकी ज़रूरत थी उनकी सर्जरी करा दी गई है, तो ये तो डेफिनेटली दवाइयों से एडवांटेज। क्या उन बच्चों का इलाज संभव है अगर कुछ हार्ट डिजीज निकलती है तो? जी मैम, जैसे कि कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि छोटे डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, कि जो कि समय आने पे खुद से खुद भर जाता है, भर जाता है। उसमें हम लोग दवा से कंट्रोल करते हैं कि जो इसमें सिम्टम्स जो बार बार आ रहा है, निमोनिया होने का, वजन ना बढ़ने का, तो इन लोगों के लिए हम दवा देते हैं कि इसको हम लोग फॉलो अप करें। तो कुछ बच्चों में ये बंद हो सकता है, किसी बच्चों में जब एक एज के बाद नहीं भरता है तो हम लोग ऑपरेशन के लिए है? तो सजेस्ट ये करते हैं। ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता होगा। सर अभी ऐसा है कि ऑपरेशन जो है भारत सरकार के तरफ से, या फिर बहुत सारे जो इंडिया में है Trust। ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसा मैंने जहाँ से किया है सत्य साई संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, इसके काफ़ी ब्रांचेस हैं जो कि इंडिया में आपको रायपुर में भी हैं, पलवल में है, और फॉरेन में भी, जैसे श्रीलंका में भी है इनका ब्रांच, और भी 2-3 जगह पे है इनका ब्रांच, जो कि मुफ्त में, ये ट्रस्ट हॉस्पिटल ज़ीरो कॉस्ट, वहाँ पे कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, पेशेंट जाएगा उसको कुछ 1 रुपये भी लेके नहीं जाना है, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे ये कार्ड चाहिए, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। आप लेके जाएं बच्चे को, वहाँ जांच, रहना, ऑपरेशन, दवा, सब कुछ निःशुल्क होता है। निःशुल्क। अच्छा, तो ये जो फोकस हम लोग करते हैं ना कि ये निशुल्क है, तो क्या ऐसा कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करता है क्या कि हार्ट डिजीज गरीब बच्चों में ज़्यादा होगा या ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हो रहा है या नहीं। हार्ट डिजीज़ एक जेनेटिक के कारण भी हो सकता है, जैसे मैं बताया कि मदर को अगर कुछ प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हो रहा है या डायबिटीज़, अगर वो हाइपरटेंशन, अनकेयर्ड है तो हाँ, संभावना बढ़ संभावना सकती बढ़ है। सकती है। बढ़ती है। तो ऐसे में ऐसा बताओ कि हार्ट को मजबूत करने के लिए मम्मी लोगों के लिए 3 गोल्डन टिप्स क्या होंगे?
तो गोल्डन टिप सबसे पहला तो यही है कि आजकल बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए। आजकल बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं, बहुत कम। पहले जब हम लोग थे छोटे, पूरे फील्ड में जगह नहीं मिलता था कि हम लोग खेलने को जगह नहीं मिल रही। आज अब फील्ड पूरा खाली रहता है, तो बच्चे को रेगुलर कोई भी आते हैं तो ओबेसिटी, आजकल मोटा ओबेसिटी खुद में बहुत बड़ा एक बीमारी हो चुका है, बर्डन है। तो ओबेसिटी ना हो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज। जंक फूड अवॉइड करें। आज हर 10 कदम पे जाइए एक ठेला है जो मोमो बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ईजिली अवेलेबल है, जो कि हम लोग को बचपन में बाहर दिल्ली गए तो पता चला रेयर मिलता था। तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड, बस यही है। मम्मी तो खुद ही मोमो लवर है, तो फिर बच्चों को कैसे बट दैट शुड बी ओकेजनल, Occasional. कभी-कभी होना कभी कभी चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल तो रेगुलर डेली बेसिस पे बच्चे खा रहे हैं। और इस कैरियर में जो आपका स्पैन है, इसमें कोई ऐसा है क्या जो आप जानते हो कि ये हार्ट डिजीज़ के लिए था, आप पुअर प्रोग्नोसिस सोच के, लेकिन अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा हो? जी सर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। कुछ महीने पहले की ही बात है। 15 दिन का बच्चा था, जो मैं बताया कि बच्चा रो रहा था और रोते समय नीला पड़ रहा था। तो पेरेंट्स को लगा कि ये ठंड के वजह से हो रहा है, या बच्चे को ठंड लग रहा है इसलिए नीला पड़ रहा है, जो कि एक नॉर्मल धारणा होती है कि बच्चा ठंडा है तो नीला पड़ेगा। तो पेरेंट्स लेके आए थे, तो पीडियाट्रिशियन से दिखाएं। उन्होंने बोला कि एक बार हार्ट का इवैल्यूएशन करनी। तो जब मैंने हार्ट का इवैल्यूएशन किया तो ये एक बीमारी होती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जिसमें 2 बड़ी नसें जो हार्ट से निकलती हैं उनका जगह बदल जाता है। जैसे हम लोग बोले, अगर नीचे के जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से एओर्टा निकलता है, राइट वेंट्रिकल के चैम्बर से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है। तो ये दोनों नसें आपस में ट्रांसपोजिशन हो जाती हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है और राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ है, जिसमें कि बच्चे को हम लोग को तुरंत ऑपरेट करना पड़ता है। तो वो 15 डेज़ का था, तो उस बच्चे को मैंने बताया सत्य साई के बारे में, वहाँ पे वो जाके ऑपरेशन भी कराएं। और आज बच्चा भी 6 महीने का है और एक अच्छा वजन भी अच्छा बढ़ रहा है। बच्चा एक एक्टिव, एक नॉर्मल बच्चे की तरह लाइफ व्यतीत कर रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक नॉर्मल लोगों की क्या धारणा होती है कि अगर मेरे बच्चे को हार्ट डिजीज़ हो गया तो या तो वो बचेगा नहीं, या तो इसका इलाज शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है या आपका? फिर वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा? हाँ, या फिर वो नॉर्मल लाइफ उसकी नहीं होगी। जी मैम, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम बताते हैं, तो सबसे पहले वो गांव जाते हैं, बताते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा है, लोगों में बात होती है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये बच्चा नहीं बचेगा, या इसका इलाज भी होगा तो आपको लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। जब पेरेंट्स फिर फॉलोअप में आते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं, सर मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोगों ने बताया कि ठीक नहीं होता है, या फिर इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि अभी पेरीफेरी में है, लोगों को अभी तक जानकारी या जागरूकता नहीं है कि हार्ट डिजीज़ सही समय पे अगर पता चल जाए तो उसका पूरा इलाज है, और एक नॉर्मल लाइफ जैसे कि हम और आप जी रहे हैं, ऐसे एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है बच्चा। ये बस उसमें ये कि सही समय पे उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट या ऑपरेशन की ज़रूरत है तो होना चाहिए। आज जैसे हम लोग कैंसर के बारे में सुनते थे पहले बहुत कि सारे ये myth होते हैं ना ये कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, पेशेंट मरेगा। बट आज कैंसर के लिए भी इतने ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो हार्ट डिजीज के लिए डेफिनेटली है। तो ये सिर्फ जानकारी का अभाव है, उन्हें ऐसा लगता है। तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि जो सर्जन है, कार्डियक सर्जन, हार्ट लंग मशीन आ गया है। हाँ। पहले जो कि नहीं था ये सब चीज़ें, अब इतना सारा डेवलपमेंट हो गया कि अब सर्जरी में भी बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैं सत्य साई में जब था तो वहाँ पे रिजल्ट मैंने बहुत कम मोर्टेलिटी देखा है। हाँ। बहुत जो बच्चे जो हैं सब सक्सेसफुल। अभी भी जितने बच्चों का मैं भी सर्जरी यहाँ से कराया हूँ, बाय गॉड ग्रेस एक भी बच्चा वहाँ जाके ऐसा खराब नहीं, सब बच्चे अच्छे होके आए, फॉलोअप में रहते हैं, तो उनको देख के भी अच्छा लगता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, ये भी सुना है कि कई सारी ऐसी हार्ट डिजीज होती है जिसमें मल्टीपल सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज प्रोसीजर होता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, उनमें ज़रूरत पड़ता है, जिसमें एक स्टेप में हम हर एक चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक स्टेज में जैसे एक ऑपरेशन हुआ, बच्चा कुछ दिनों तक ठीक रहता है, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। तो ऐसे बच्चे बचते हैं? ऐसे बच्चे बचते हैं मैम। और एक केस भी ऐसा था जब मैं फेलोशिप कर रहा था कार्डियोलॉजी में, तो एक 40 इयर्स की लेडी आई थी जिनको कि 3 स्टेज ऑपरेशन हुआ था जस्ट रेगुलर चेकअप के लिए। तो एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, अभी वो एकदम ठीक थी। क्योंकि कई बार ये होपलेस कंडीशन हो जाती है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। ये इतना पॉजिटिव नोट पे मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए होपलेसनेस होता है जब वो सुनते हैं कि उनके बच्चों के हार्ट में कोई छेद है, या फिर ये तो बहुत वेग टर्म है। स्वाभाविक है कि लोग अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर बच्चे को पता चले हार्ट का, तो फिर
वो थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धार्थ, Thank you, आपने sir. अपना Thank समय you, ma'am. दिया। और सिद्धार्थ, आपके बारे में भी कुछ बताइए हम। मैम आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, मेडिकल की मैम पढ़ाई? मैं MBBS नासिक मेडिकल कॉलेज से किया है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं PG जो है टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर से DNB पीडियाट्रिक्स किया। फिर मैं फेलोशिप नवजात बच्चों नियोनेटोलॉजी के लिए वाडिया हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ से मैंने नियोनेटोलॉजी का फेलोशिप किया है। उसके बाद मैं सत्य साई संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल से फेलोशिप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी किया हूँ। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, इतनी सारी डिग्री और इतनी जगह घूमने के बाद मुजफ्फरपुर में सेटल होने का डिसीजन कैसे लिया ये आपने? तो स्टार्टिंग से था कि मैम कि वापस जाना है, वहाँ के लोगों की मदद करनी है। जब मैं जहाँ सत्य साई जहाँ काम करता था, वहाँ पे मोस्टली लोग यूपी बिहार से ही आते थे, जब गरीब लोग। हाँ, उनको पता नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, बच्चे बहुत आते थे जो बहुत लेट स्टेज में आते थे कि जब हाँ। कुछ किया नहीं जा सकता था। तब एक था कि नहीं, वहाँ जाके लोगों की मदद करनी है, एक अपने लोगों के लिए मदद करने का सौभाग्य मिलता है और एक अलग ही खुशी मिलती है मैम। डेफिनेटली अभी यहाँ कोई पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। कई बार सही समय पे पेशेंट रेफर नहीं हो रेफर नहीं पाता है, हो और कई बार जी। रेफर होने के बाद भी उनके पास कोई जगह नहीं होती है जाने की। जी तो आप पे बहुत बड़ा बर्डन है हमारी नहीं सोसाइटी मैम, का। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू Thank डॉक्टर you. सिद्धार्थ।